ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 401। क्या बात है। मैंने दादाजी से सुना कि हमारे पटेल परिवार के एक विदेशी व्यवसाय में समस्या आ गई है। मेरे पिताजी को फिर से विदेश जाना पड़ेगा। इस बार अनुमान है कि वे लगभग 3 महीने तक वहां रहेंगे। ईशा पटेल ने कहा। इसका मतलब था कि अर्जुन कपूर और उसके होने वाले ससुर के बीच जो शर्त हुई थी उसे अब धीमा किया जा सकता था। समय उतना तंग नहीं था। चिंता मत करो ईशा, हमने अपने जाल को लगभग समेट लिया है, अर्जुन कपूर ने कहा। जब रेड्डी कैपिटल ग्रुप पूरी तरह से दिवालिया हो जाएगा और रेड्डी परिवार का विदेशी कारोबार पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, तभी अर्जुन कपूर अपनी पूरी ताकत से रेड्डी परिवार पर वार करेंगे। इस समय रेड्डी परिवार का विदेशी गुप्त कारोबार पहले ही गंभीर संकट में था और निखिल रेड्डी, जो रेड्डी कैपिटल ग्रुप का प्रमुख था, अपने ही जाल में फंस चुका था। पिछले कुछ दिनों में रेड्डी परिवार की 2 प्रमुख कंपनियां बर्बाद हो चुकी थीं। ईशा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली थी। ईशा, इस बार तुम्हें चेन्नई में किसी बड़ी कंपनी में कोई महत्वपूर्ण पद मिलने वाला है, अर्जुन कपूर ने अंदाजा लगाया। हैदराबाद टेक ग्रुप का अध्यक्ष पहले से ही पटेल परिवार की शाखा में एक मजबूत पद था। अगर इससे भी कोई ज्यादा महत्वपूर्ण पद था तो वह पटेल परिवार के प्रमुख उद्योगों से जुड़ा हो सकता था और इसकी संभावना चेन्नई में अधिक थी। ईशा पटेल अभी बहुत युवा थी, इसलिए उसके दादाजी उसे पूरी तरह से विदेश में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं देंगे। इसलिए सबसे अधिक संभावना चेन्नई में थी। हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि मुझे चेन्नई में ही तैनात किया जाएगा। ईशा पटेल ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर का बड़ा कदम, शहर के बीचों बीच एक ऑफिस बिल्डिंग खरीदने की योजना। ईशा, जब तुम चेन्नई में फ्री रहो तो मेरे लिए एक चीज देखना। क्या वहां शहर के केंद्र में कोई ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग बिक्री के लिए उपलब्ध है? मैं एक खरीदना चाहता हूं, अर्जुन कपूर ने कहा। अब वे अपनी विशाल संपत्ति प्रबंधन कंपनी शुरू करने के लिए तैयार थे। वे एक लंबी अवधि की योजना बनाने जा रहे थे। उन्होंने विचार किया कि इस समय चेन्नई ही इस कंपनी को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान था। शक्ति, स्थान और अन्य सभी कारकों को देखते हुए चेन्नई पूरी तरह से उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता था। योजना थी कि रेड्डी परिवार को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद वे चेन्नई जाकर एक ग्रेड ए ऑफिस बिल्डिंग खरीदेंगे। किराए पर लेना झंझट का काम था, सीधा खरीदना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसके बाद वे इस विशाल संपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना करेंगे जिससे उनका बिजनेस साम्राज्य और भी ऊंचाई पर पहुंच सके। साथ ही ये ईशा को पटेल परिवार की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी बनने की होड़ में भी मदद करेगा। इससे अर्जुन कपूर अपनी शर्त भी पूरी कर सकते थे और अपने भविष्य के ससुर को चौंका सकते थे। ठीक है, मैं इस काम का ध्यान रखूंगी, ईशा पटेल ने सहमति दी। वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन में बिन बुलाए मेहमान। अगली सुबह वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन में अचानक कुछ अनचाहे मेहमान आ धमके। इनका नेतृत्व मल्होत्रा ग्रुप के युवराज तरुण मल्होत्रा कर रहे थे। क्या यहाँ तुम्हारे अध्यक्ष अर्जुन कपूर हैं? जैसे ही वह अंदर आया, तरुण मल्होत्रा ने घमंड भरे लहजे में पूछा। सर, हमारे अध्यक्ष अभी यहाँ नहीं हैं, एसोसिएशन के एक सदस्य ने जवाब दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि तरुण मल्होत्रा कौन था। यहाँ नहीं तो अर्जुन कपूर को यहाँ बुलाओ और कहो कि उसका मामा आया है। तरुण मल्होत्रा सोफे पर अकड़कर बैठ गया, जैसे जब तक अर्जुन कपूर नहीं आएंगे वह हिलने वाला नहीं था। जल्द ही वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के एक वरिष्ठ सदस्य ने तुरंत अर्जुन कपूर को फोन लगाया। कोई युवक आया है। अर्जुन कपूर ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि यह शायद तरुण मल्होत्रा ही होगा। मैं अभी आता हूं। सिस्टम द्वारा जारी किए गए मिशन को पूरा करने के लिए अर्जुन कपूर तुरंत वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के लिए निकल पड़े। मुकाबला शुरू होने से पहले की धमकियां। 40 मिनट बाद अर्जुन कपूर और तरुण मल्होत्रा आमने सामने थे। तरुण मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर व्यंग्य से बोला, बस इतना ही। ईशा पटेल को तुम जैसे आदमी में क्या दिखा? वैसे मैं अपना परिचय देना भूल गया। मेरा नाम तरुण मल्होत्रा है और मैं चेन्नई से हूँ, तरुण मल्होत्रा ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसके बगल में खड़े उसके साथी ने गर्व से जोड़ा, हमारे भाई तरुण मल्होत्रा ग्रुप के युवराज हैं, मल्होत्रा ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारी, मल्होत्रा ग्रुप का युवराज। हे भगवान, क्या इस आदमी की पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली है? वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन के लोग अत्यंत हैरान रह गए। अर्जुन कपूर की जवाबी धमकी। अर्जुन कपूर ने शांति से जवाब दिया, तुम बहुत ज्यादा अकड़ रहे हो। अब मैं तुम्हें भी 2 विकल्प देता हूं।
पहला, तुरंत हैदराबाद छोड़ो और कभी मेरे सामने मत आना। दूसरा, मेरे पैरों तले कुचले जाओ और 1-2 साल अस्पताल में बिताओ। तुमने क्या कहा? तरुण मल्होत्रा गुस्से में भड़क उठा। अब वह पहले प्रेम से समझाने और फिर ताकत दिखाने वाली बात भूल चुका था। अभयनाथ, तरुण मल्होत्रा ने जोर से पुकारा। फिर एक लगभग 2 मीटर लंबा, जबरदस्त कदकाठी वाला आदमी सामने आया और गुस्से से अर्जुन कपूर को घूरने लगा। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जुबान चलाने का अंजाम क्या होता है। मैं, अर्जुन कपूर ने शांत भाव से उत्तर दिया। इसे संभालने के लिए मुझे खुद हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं। बाहर आओ। जैसे ही अर्जुन कपूर ने आदेश दिया, वहां एक आदमी आया जिसे देखकर सभी चौंक गए। अध्याय 402। यह एक 30 वर्षीय व्यक्ति था जिसकी कदकाठी बहुत दुबली पतली थी और ऊंचाई 1.7 मीटर से भी कम थी। वह यहाँ खड़ा था और तरुण मल्होत्रा के गुंडे अभयनाथ के साथ उसका बहुत तेज और तीव्र अंतर दिखाई दे रहा था, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर और वजन 200 किलोग्राम से अधिक था। अभयनाथ की कदकाठी अर्जुन कपूर के 2-2.5 आदमियों के बराबर थी। जब अर्जुन कपूर ने किसी को बुलाया तो तरुण मल्होत्रा ने सोचा कि अर्जुन ने कोई ताकतवर योद्धा बुलाया होगा। लेकिन यह नतीजा, ये छोटा आदमी शायद मेरी एक थप्पड़ भी सहन नहीं कर सकेगा। अभयनाथ ने अर्जुन कपूर के आदमी को और भी ज्यादा तुच्छ समझा। सिर्फ तरुण मल्होत्रा और उसके साथी ही नहीं, बल्कि वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सदस्य भी इस आदमी को देखकर ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे थे। अंतर बहुत बड़ा था, बिल्कुल हास्यास्पद रूप से बड़ा। बॉस, दुबले पतले व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अर्जुन कपूर का बहुत सम्मान से अभिवादन किया। अभी जब अर्जुन कपूर यहां आ रहे थे, उन्होंने अपने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड्स को बुलाया जो वैदेही देशमुख के पास तैनात थे। ये दुबला पतला आदमी उस बॉडीगार्ड टीम में एक लीडर की भूमिका निभा रहा था। अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। एक मामूली गुंडे को संभालने के लिए ये टीम लीडर बिल्कुल सही रहेगा। लड़ाई शुरू होने से पहले धमकियां। सभी लोग बाहर खुले मैदान में आ गए और अभयनाथ और वह दुबला पतला आदमी आमने सामने खड़े हो गए। अभय, इसे 1 मिनट में खत्म कर दो। अभयनाथ, भाई तरुण को निराश मत करना। आगे बढ़ो। अभय, तरुण मल्होत्रा के साथियों ने जोर जोर से चिल्लाया। तरुण मल्होत्रा बस खड़ा मुस्कुरा रहा था। जीत और हार की कोई चिंता ही नहीं थी। कदकाठी का अंतर तो छोड़ दो, स्किल के मामले में भी ये दुबला आदमी अभयनाथ के सामने टिक नहीं सकता था। अभयनाथ उसकी टीम का सबसे ताकतवर फाइटर था, एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट। भला वह हार सकता था? अर्जुन कपूर यह छोटा मोटा लौकी जैसा आदमी कहाँ से ले आया? ये हास्यास्पद है। चुपचाप देख रहे जासूस जयंत रेड्डी। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन से कुछ दूरी पर एक अपार्टमेंट की छत पर रेड्डी परिवार का जयंत रेड्डी बाइनोकुलर से देख रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अब जब मल्होत्रा ग्रुप का युवराज खुद सामने आया है तो अर्जुन कपूर को कौन बचाएगा? जयंत रेड्डी ने आत्मविश्वास से बुदबुदाया। अब असली खेल शुरू होने वाला है। असली लड़ाई शुरू और परिणाम चौंकाने वाले। वायुपुंज सुपरकार एसोसिएशन के सामने अभयनाथ ने घमंड से दुबले आदमी से कहा, चलो तुम्हें पहले हमला करने का मौका देता हूं। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही दुबले आदमी की आंखों में एक चमक आई और उसने अचानक एक शक्तिशाली किक मारी जो सीधे अभयनाथ के सीने पर लगी। धड़ाम। अभयनाथ जमीन पर गिर पड़ा। पूरी भीड़ एकदम सन्न रह गई। साले छोटे आदमी, तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। अभयनाथ ने गुस्से में उठने की कोशिश की। अब की बार अभयनाथ ने पूरी ताकत से अपना मुक्का चलाया, जो एक बड़े रेत से भरे बैग जितना भारी था। वह सीधा दुबले आदमी के चेहरे पर वार करने वाला था, लेकिन तभी दुबले आदमी ने अभयनाथ के मुक्के की ताकत को महसूस किया और चतुराई से अपनी हल्की हथेलियों से उसे बेअसर कर दिया। फिर उसने थोड़ा झुककर अपनी पीठ अभयनाथ से टिका दी और एक शक्तिशाली कोहनी मार दी। धड़ाम। अभयनाथ सीधा मुंह के बल गिरा। इस बार उसका गिरना बहुत भयंकर था। अभयनाथ फिर से उठा, लेकिन अब उसका संतुलन खो चुका था। 30 से 40 सेकंड के अंदर ही दुबले आदमी ने अभयनाथ को पूरी तरह से हरा दिया। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। तरुण मल्होत्रा और जयंत रेड्डी स्तब्ध। अर्जुन कपूर के इस कमजोर दिखने वाले आदमी ने असंभव कर दिखाया। भाई तरुण, अभयनाथ तो बहुत तगड़ा था, लेकिन फिर भी वह हार गया। तरुण मल्होत्रा अवाक रह गया। क्या अर्जुन कपूर के लोग इतने ताकतवर हैं? तुम्हारा खेल अब खत्म हो गया, जयंत रेड्डी। जयंत रेड्डी ने बाइनोकुलर नीचे रख दिए और एक भयानक आशंका से कांपने लगा। तरुण मल्होत्रा की चाल, अर्जुन कपूर के आदमी को खरीदने की कोशिश। दुबला आदमी बिल्कुल शांत था। वह चुपचाप अर्जुन कपूर के पीछे खड़ा हो गया और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अर्जुन कपूर, तुम्हारे ऐसे लोग हैं तो मैं सच में ईर्ष्या करता हूं। तरुण मल्होत्रा ने कहा, नहीं, तुम्हें मुझसे जलने के लिए और भी कई कारण मिलेंगे। ये तो बस शुरुआत है। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तरुण मल्होत्रा नाराज हो गया। भाई, क्या तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? जो भी अर्जुन कपूर तुम्हें भुगतान कर रहा है, मैं उससे दोगुना दूंगा। दुबला आदमी बिल्कुल चुप रहा।
2 गुना नहीं तो 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। तरुण मल्होत्रा गुस्से में 5 गुना अधिक भुगतान करने को तैयार हो गया। लेकिन दुबला आदमी अब भी शांत खड़ा रहा। यह असंभव है। तरुण मल्होत्रा गुस्से में बौखला गया। अब असली लड़ाई अर्जुन कपूर बनाम तरुण मल्होत्रा। चलो बहुत हुआ। अर्जुन कपूर, क्या तुम मुझसे खुद लड़ने की हिम्मत रखते हो? अगर मैं जीत गया तो तुम मेरे गुलाम बन जाओगे। अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अर्जुन कपूर ने वापस पूछा। मैं हार जाऊं? ये कैसे संभव है? तरुण मल्होत्रा अति आत्मविश्वास से भरा हुआ था। तरुण मल्होत्रा उन बिगड़े अमीरजादों से अलग था जो केवल खाने पीने और मौज मस्ती में लगे रहते हैं। उसे बचपन से ही लड़ाई करना पसंद था। उसने पेशेवर और व्यवस्थित रूप से बॉक्सिंग, फाइटिंग, सांडा आदि की ट्रेनिंग ली थी। उसकी स्किल्स इतनी अच्छी थीं कि वह अभयनाथ से भी बेहतर था। जहां तक अर्जुन कपूर की बात थी, तरुण मल्होत्रा ने जयंत रेड्डी से सुना था कि अर्जुन सिर्फ एक आम इंसान है जिसने कभी कोई मार्शल आर्ट, सांडा या लड़ाई की कोई तकनीक नहीं सीखी। ऐसे साधारण आदमी से निपटना तो मजाक के बराबर है ना? जैसे ही वह लड़ाई शुरू करेगा, वह अर्जुन कपूर को अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे काबू में कर सकता है। ऐसा करते हैं, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हारा छोटा भाई बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक बैल और घोड़े की तरह काम करूंगा। तरुण मल्होत्रा ने प्रस्ताव दिया। तुम मेरे छोटे भाई बनने के लायक नहीं हो। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। अगर तुम हार गए तो तुम तुरंत हैदराबाद से चले जाओगे और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दोगे। मुझे और ईशा को अपनी गंदी मौजूदगी से परेशान मत करो। हैदराबाद से निकलना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देना, ये तरुण मल्होत्रा के लिए स्वीकार करना बहुत कठिन था। क्या हुआ? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि एक आदमी को अपनी ताकत से बात करनी चाहिए? अब क्या हुआ? तुम डर गए? अर्जुन कपूर ने तरुण मल्होत्रा पर उसी की रणनीति का इस्तेमाल किया और उसे उसी के शब्दों से उलझा दिया। अध्याय 403। मुझे डर किससे लग सकता है? मैं सहमत हूं। तरुण मल्होत्रा ये सहन नहीं कर सका और तुरंत सहमति दे दी। हालांकि हारने के बाद मुंबई छोड़ने की कीमत बहुत अधिक थी, लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि उसकी जीत की संभावना कम से कम 99% थी। जब जीतने की संभावना इतनी अधिक हो तो मुकाबला क्यों न किया जाए? क्या इससे वह अब भी मर्द नहीं कहलाएगा? आओ। तरुण मल्होत्रा आगे बढ़ा, खुले मैदान में पहुंचा और अर्जुन कपूर को हाथ हिलाकर बुलाया। भाई तरुण महान हैं। यही है हमारे भाई तरुण, सच्चे बहादुर। अब देखना भाई तरुण कैसे इस लड़के को पीटते हैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई भाई तरुण से ईशा के लिए टक्कर लेने की? इसे तो मार पड़नी ही चाहिए। तरुण मल्होत्रा के साथी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दूसरी ओर दूर एक आवासीय इमारत में छिपा जयंत रेड्डी, जिसका झुकाव तरुण मल्होत्रा की ओर था, उसका चेहरा कुछ जटिल भावनाओं से भरा था। ये तरुण मल्होत्रा सच में एक अड़ियल आदमी है। इसके पास मल्होत्रा ग्रुप की ताकत है, तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता? केवल अपनी मांसपेशियों के बल पर अर्जुन कपूर को सबक सिखाने की जिद क्यों पकड़े हुए है? हालांकि वह तरुण मल्होत्रा की इस अड़ियल सोच को तुच्छ मानता था, लेकिन फिर भी उसे पूरा विश्वास था कि तरुण मल्होत्रा ये मुकाबला जीत जाएगा। कल रात उसने तरुण मल्होत्रा के बारे में पूरी जानकारी निकाली थी और जाना था कि वह अपने समूह का सबसे मजबूत लड़ाकू था। तरुण मल्होत्रा खुद सामने आया है तो अर्जुन कपूर की हार तय है। वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन में अलग ही माहौल था। हमारे अध्यक्ष जीतेंगे, हमें अध्यक्ष की ताकत पर पूरा विश्वास है। अर्जुन कपूर के समर्थक भी जोर से चिल्लाने लगे। बॉस, यह आदमी हल्के में लेने लायक नहीं है। इसे लड़ाई का वर्षों का अनुभव है, क्या मुझे इसे संभालने देना चाहिए? पीछे खड़े दुबले पतले आदमी ने अर्जुन कपूर को धीमी आवाज में चेतावनी दी। कोई बात नहीं, मैं खुद इसे देख लूंगा। अर्जुन कपूर ने हाथ हिलाया और आगे बढ़ा। तरुण मल्होत्रा का धोखा छल से किया हमला। तुम्हें मैं बहुत बुरी तरह पीटने वाला हूं, रोने मत लगना। तरुण मल्होत्रा ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। बात खत्म होते ही उसने अचानक अर्जुन कपूर पर हमला कर दिया। ये तो धोखा है। ये कैसी लड़ाई की नैतिकता है? छल से हमला कैसे कर सकता है? वायुपंख सुपरकार एसोसिएशन के लोगों ने जोर से चिल्लाकर इस कृत्य की निंदा की, लेकिन अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। तरुण मल्होत्रा की मुट्ठी सीधी अर्जुन कपूर के चेहरे पर पड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने भी वार किया। वह अपनी नई शक्ति का प्रभाव देखना चाहता था। धड़ाम, दोनों की मुट्ठियां आपस में टकराईं। अर्जुन कपूर ने बस हल्का सा संतुलन खोया और तुरंत अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया, लेकिन तरुण मल्होत्रा 4-5 मीटर तक पीछे हटता चला गया। अंत में उसने संतुलन खो दिया और घुटनों के बल गिर पड़ा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया और संतुष्ट दिखा। ये शक्ति वृद्धि वाकई शानदार है। तरुण मल्होत्रा और उसके साथी स्तब्ध। क्या हुआ? भाई तरुण सिर्फ एक मुक्के में गिर गए। तरुण मल्होत्रा के साथियों के चेहरे पर मुस्कान जम गई। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका भाई एक ही झटके में नीचे गिर जाएगा। ये तो मजाक है। तरुण मल्होत्रा का दूसरा हमला और फिर गिरा। तरुण मल्होत्रा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ।
ताकत के मुकाबले में मैं अर्जुन कपूर से हार गया। ये तो असंभव है। वह तुरंत उठा और इस बार पूरी ताकत से अर्जुन कपूर की छाती पर लात मारी। लेकिन अर्जुन कपूर ने झुककर उसकी लात को चकमा दे दिया और फिर एक जबरदस्त स्वीप किक मारी। धड़ाम! तरुण मल्होत्रा फिर से जमीन पर गिर पड़ा। अब की बार वह इतनी जोर से गिरा कि पूरी तरह चकरा गया। अभी वह उठ भी नहीं पाया था कि अर्जुन कपूर पहले ही उसके सामने पहुंच चुका था। इस बार अर्जुन कपूर ने सीधा एक और मुक्का जड़ दिया। अंततः हार की स्वीकृति। मैं हार गया। तरुण मल्होत्रा ने लंबी सांस ली, पूरी तरह निराश हो चुका था। सिस्टम का इनाम रोल्स रॉयस के शेयर। डिंग! मल्होत्रा ग्रुप के युवराज तरुण मल्होत्रा को हराकर उसके अहंकार को तोड़ दिया, उसे वापस भेज दिया और मिशन पूरा किया। बधाई हो, आपने रोल्स रॉयस ग्रुप के 6% शेयर प्राप्त किए हैं। शेयर खरीद अनुबंध आपकी स्टडी में रखा गया है, कृपया जांच करें। बधाई हो, आपको 361 अनुभव अंक मिले हैं। अब अर्जुन कपूर के पास रोल्स रॉयस ग्रुप के कुल 22% शेयर हो गए थे। वह अब रोल्स रॉयस ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक बनने से मात्र 2.1% दूर था। अब सबसे बड़े शेयरधारक बनने में ज़्यादा देर नहीं थी। अर्जुन कपूर का मूड बहुत अच्छा था। लेकिन तभी सिस्टम ने आज का विशेष इनाम पहले ही भेज दिया। अध्याय 404, 79वें दिन का इनाम, चेन्नई में सबसे शानदार मैंशन, सिंधु गगन विला का भवन 4। क्या? अर्जुन कपूर आज का इनाम देखकर बेहद हैरान था। उसे ये तो पता था कि सिंधु गगन विला चेन्नई की सबसे शानदार और महंगी रिहायशी जगहों में से एक है। इसकी कीमत मशहूर थॉमसन येपिन से भी ज़्यादा थी। वर्तमान में सिंधु गगन विला की औसत कीमत लगभग 2,80,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी, जबकि थॉमसन येपिन की केवल 2.56 मिलियन रुपये थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि सिंधु गगन विला में सिर्फ 8 इमारतें थीं और अब सिस्टम ने सीधे 4 इमारतें उसे इनाम में दे दी थीं, यानी आधे सिंधु गगन विला का मालिक अब अर्जुन कपूर था। एक झटके में चेन्नई के सबसे टॉप क्लास मैंशन का आधा हिस्सा अर्जुन कपूर का हो गया। यह एहसास वाकई बहुत अच्छा था। अब जब भी वह मुंबई जाएगा उसके पास रहने के लिए पर्याप्त जगह होगी। यहाँ तक कि अगर वह हर दिन एक नए घर में रहे तो भी साल भर में सारे घरों में नहीं रह पाएगा। इतने कम समय में अर्जुन कपूर ने रोल्स रॉयस के 6% शेयर हासिल कर लिए और अब मुंबई के सबसे शानदार रिहायशी परिसर का आधा हिस्सा भी। ये सच में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। सिस्टम की घोषणा पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर ने अपने पैर तरुण मल्होत्रा के सीने से हटा लिए। मैं हार मानता हूं और मुंबई स्वेच्छा से छोड़ रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस जीवन में मुंबई मत जाना, वरना वहां की गॉडेस ईशा पटेल के चाहने वाले तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देंगे। तरुण मल्होत्रा ने अर्जुन कपूर की ओर देखते हुए कहा। गॉडेस ईशा पटेल के चाहने वालों में वह तो बस सबसे सामान्य व्यक्ति था। इस बार वह सच बोल रहा था, बिना किसी झूठ के। मुंबई में ईशा पटेल के चाहने वालों में उससे भी ज़्यादा ताकतवर लोग थे। अर्जुन कपूर ने ताकत और मुकाबले को हमेशा महत्व दिया था और उसने अपने दम पर ही तरुण मल्होत्रा को हराया था। लेकिन वह लोग अलग थे, वे अपने प्रभाव और पहचान का बेहतर इस्तेमाल करना जानते थे। मुंबई के शीर्ष धनाढ्य युवाओं और बड़े नेताओं की दूसरी पीढ़ी के सामने अर्जुन कपूर को कोई खास बढ़त नहीं थी। मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं कुछ दिनों में मुंबई जा रहा हूँ। अर्जुन कपूर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। वह क्यों इस दुश्मन की बात सुने? मैं सिर्फ तुम्हारी सफलता की कामना कर सकता हूँ। तरुण मल्होत्रा ने एक गहरा अर्थ रखने वाला वाक्य कहा और फिर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। दूर से जयंत रेड्डी ये देखकर गुस्से से उबल रहा था कि तरुण मल्होत्रा बस यूं ही चला गया। यह मूर्ख व्यक्ति। जीतने के बावजूद वह अपनी ताकत और अपने मल्होत्रा ग्रुप का इस्तेमाल अर्जुन कपूर को दबाने के लिए क्यों नहीं कर रहा? जयंत रेड्डी ने गुस्से में बुदबुदाया। उसे यकीन हो गया था कि दूसरों पर भरोसा करना बेकार है। अर्जुन कपूर से निपटने के लिए उसे खुद ही कुछ करना होगा। दोपहर का खाना। दोपहर में अर्जुन कपूर और दिया पटेल ने एक साथ भोजन किया। खाने की मेज पर दिया पटेल ने तरुण मल्होत्रा के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश की। कोई ज़रूरत नहीं, मामला सुलझ चुका है। लेकिन इससे पहले कि दिया पटेल कुछ कहती, अर्जुन कपूर ने उसे टोक दिया। क्या सुलझ गया? क्या सुलझ गया? दिया पटेल को कुछ समझ नहीं आया। तरुण मल्होत्रा। अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। क्या? तरुण मल्होत्रा की समस्या को आपने हल कर दिया, जीजा जी? दिया पटेल का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। कब हुआ ये? आज सुबह। अब से न तो तुम उसे हैदराबाद में देखोगी और न ही मुंबई में। अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। आज सुबह। दिया पटेल पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसका जीजाजी सच में अद्भुत था। एक चेन्नई की स्थानीय निवासी होने के नाते उसे अच्छे से पता था कि तरुण मल्होत्रा से निपटना कितना मुश्किल था। लेकिन उसके जीजाजी ने इसे बस एक सुबह में हल कर दिया। अगर उसे पता होता कि अर्जुन कपूर ने बस कुछ ही मिनटों में तरुण मल्होत्रा को हरा दिया था तो वह और भी चौंक जाती। दोपहर में अर्जुन कपूर ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर झूठी जानकारी के आधार पर हमला करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर रेड्डी कैपिटल ग्रुप
आज सुबह से ही निखिल रेड्डी ने रेयान ग्रुप पर हमला बोल दिया था। विक्रम खन्ना, जो रेयान ग्रुप का गद्दार था, उसने उसे गुप्त जानकारी दी थी। ये जल्दी ही असर दिखाएगा, निखिल रेड्डी ने ऑफिस में सोचा। बिल्कुल असर दिखाएगा। विक्रम खन्ना की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, चिंता मत करो मिस्टर रेड्डी। रेड्डी कैपिटल ग्रुप के कुछ वरिष्ठ अधिकारी एक के बाद एक बोले। उन्हें लग रहा था कि जीत उनके हाथ में है। बिल्कुल, हमारा रेड्डी कैपिटल ग्रुप कभी दूसरा रेड्डी ग्रुप नहीं बनेगा, निखिल रेड्डी ने गुस्से में कहा। रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी कंपनी रेड्डी ग्रुप अर्जुन कपूर द्वारा पूरी तरह नष्ट कर दी गई थी। यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान था। वह दोबारा वही गलती नहीं करेगा। टप टप टप, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आओ, निखिल रेड्डी ने कहा। फिर विक्रम खन्ना, जिसने रेयान ग्रुप के साथ धोखा किया था, मुस्कुराते हुए अंदर आया। मिस्टर रेड्डी, मैंने आपकी कंपनी के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाकर यह टॉप सीक्रेट जानकारी चुराई है। जब हम रेयान ग्रुप और अर्जुन कपूर को बर्बाद कर देंगे तो मिस्टर रेड्डी, आप मेरी मेहनत को मत भूलिएगा। विक्रम खन्ना का सपना था कि वह रेड्डी परिवार की मुख्य कंपनियों में ऊंचा पद हासिल करे और अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन कुछ ही मिनटों में 4 से 5 बुरी खबरें आईं। मिस्टर रेड्डी, हम पर हमला उल्टा पड़ गया और हमने भारी नुकसान उठाया। ये सुनकर निखिल रेड्डी का चेहरा पूरी तरह से सख्त हो गया। ये कैसे हो सकता है? और इससे पहले कि वह इन खबरों को पचा पाता, एक और जबरदस्त झटका आया। अध्याय 405। बॉस, अभी अभी खबर आई है कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, जिसमें आपने 20 बिलियन रुपए से अधिक का निवेश किया था, अचानक दिवालिया हो गई। निखिल रेड्डी का एक विश्वासपात्र घबराते हुए अंदर आया और रिपोर्ट दी। तुमने क्या कहा? कौन सी कंपनी दिवालिया हो गई? निखिल रेड्डी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने जल्दी से पूछा। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, उसके विश्वासपात्र ने धीरे से जवाब दिया। उसे पता था कि इस खबर का उसके बॉस पर क्या असर पड़ेगा। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। निखिल रेड्डी को यकीन नहीं हुआ। ये देखकर उसके विश्वासपात्र के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपना मोबाइल निकाला और अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के मुख्यालय से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। असल में ये खबर 1 घंटे पहले आई थी। एक विश्वासपात्र होने के नाते उसे भी यकीन नहीं था कि उसके बॉस की सबसे प्रिय कंपनी इतनी अचानक दिवालिया हो सकती है। इसलिए उसने खुद जाकर इसकी सच्चाई जांचने का फैसला किया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा मुख्यालय खाली पड़ा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। वीडियो देखने के बाद निखिल रेड्डी के पास अब इस सच्चाई को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगले ही पल उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। नहीं, पहले उसे जो भी बुरी खबरें मिली थीं, वे गंभीर तो थीं, लेकिन इतनी नहीं कि वह उन्हें सहन न कर सके। लेकिन अब जब उसे यह पता चला कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी, जिसमें उसने अपनी पूरी पूंजी झोंक दी थी, दिवालिया हो गई, तो वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने इस कंपनी में 20 बिलियन से अधिक का निवेश किया था और यह सिर्फ एक वर्तमान पूंजी निवेश था, कोई उद्योग या संपत्ति नहीं। अब जब अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई तो इसका मतलब था कि उसका पूरा 27 बिलियन रुपए बर्बाद हो गया। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। निखिल रेड्डी ने तेजी से अपना मोबाइल निकाला और अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष को कॉल किया। कुछ ही सेकंड में फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, लेकिन यह आवाज अध्यक्ष की नहीं थी, बल्कि एक स्वचालित उत्तर था। आपका डायल किया गया नंबर उपलब्ध नहीं है, खाली नंबर। अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी के अध्यक्ष का फोन खाली नंबर कैसे हो सकता है? निखिल रेड्डी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वह लगभग गिर पड़ा। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस 27 बिलियन रुपए में से कुछ हिस्सा उसने कर्ज के रूप में लिया था। अब जब अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी दिवालिया हो गई तो वह इन कर्जों को कैसे चुकाएगा? अब वह कर्जदारों के निशाने पर था। निखिल रेड्डी ने विक्रम खन्ना की ओर देखा, उसका कॉलर पकड़ा और गुस्से से चिल्लाया। तुमने कहा था कि अद्वैत न्यू एनर्जी कंपनी कितनी मजबूत और स्थिर है, तो फिर यह अचानक दिवालिया कैसे हो गई? विक्रम खन्ना ने डरते हुए जवाब दिया। मिस्टर रेड्डी, मुझे भी नहीं पता। मैंने तो बस वह रिपोर्ट दी थी जो मुझे अर्जुन कपूर से मिली थी। क्या? अब तक आई सारी खबरों को जोड़कर निखिल रेड्डी को अचानक एक भयानक एहसास हुआ। धत्तेरे की, तुम बहुत पहले ही पकड़े जा चुके थे। तुमने मुझे जो भी जानकारी दी वह सब झूठी थी, सब कुछ झूठ। गुस्से से बौखलाए हुए निखिल रेड्डी ने विक्रम खन्ना पर हमला कर दिया, उसे घूंसे और लात मारने लगा। कुछ ही मिनटों में विक्रम खन्ना जमीन पर गिर पड़ा, बुरी तरह घायल हो गया। विक्रम खन्ना पहले से ही उम्रदराज था और इस हमले को झेलने की क्षमता नहीं रखता था। अगर उसे रोकने के लिए लोग बीच में न आते तो शायद निखिल रेड्डी उसे मार ही डालता। एक और झटका। मिस्टर रेड्डी, हमें एक और बुरी खबर मिली है। एक मैनेजर भागता हुआ आया और घबराकर कहा, हमारी कंपनी के स्टॉक मार्केट में भारी उथल पुथल मची हुई है। कोई हमारी कंपनी पर पूंजी हमला कर रहा है। और यह सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि कई कंपनियां हैं।
इसके अलावा हैदराबाद बैंक, जिसने हमें कई सालों तक लोन दिया था, उसने अचानक घोषणा कर दी है कि वह अब हमें कोई लोन नहीं देगा। पूरी तरह खत्म होने की ओर बढ़ता रेड्डी कैपिटल ग्रुप। अब तक निखिल रेड्डी पूरी तरह सुनना पड़ चुका था। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो रेड्डी कैपिटल ग्रुप का भी दिवालियापन निश्चित था। बस कुछ घंटे पहले ही निखिल रेड्डी ने बड़े गर्व से कहा था कि उसका रेड्डी कैपिटल ग्रुप कभी भी अर्जुन कपूर के हाथों बर्बाद नहीं होगा, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत जल्दी बोल दिया था। अगर रेड्डी कैपिटल ग्रुप खत्म हो जाता है तो ये रेड्डी परिवार के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। हैदराबाद में दशकों की मेहनत के बाद रेड्डी परिवार एक शीर्ष अमीर परिवार बन पाया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होने की कगार पर था। निखिल रेड्डी के पास अब कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने गुप्त उद्योग हितांश ग्रुप से मदद मांगने का फैसला किया। दूसरी तरफ अर्जुन कपूर इस समय राणा ग्रुप के कार्यालय में बैठा हुआ था और सारी रिपोर्ट सुन रहा था। उसके पास रेड्डी कैपिटल ग्रुप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस थे। जब उसे यह पता चला कि विक्रम खन्ना को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया है तो वह जोर से हंस पड़ा। गद्दारी का यही अंजाम होता है। तुमने रेयान ग्रुप में दूसरी सबसे ऊंची पोजीशन छोड़ दी और अब देखो क्या हुआ। अब रेड्डी कैपिटल ग्रुप गंभीर संकट में था। अर्जुन कपूर ने फैसला किया कि वह इस आग में और घी डालेगा और या तो आज या फिर कल सुबह तक रेड्डी कैपिटल ग्रुप को पूरी तरह से खत्म कर देगा। लेकिन तभी उसे एक बहुत महत्वपूर्ण कॉल आया। अध्याय 406। ये कॉल अर्जुन कपूर के लिए बेहद चौंकाने वाली थी। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप का सबसे बेहतरीन ट्रैकिंग विशेषज्ञ था, जिसे अर्जुन कपूर ने अपने लापता माता पिता का पता लगाने के लिए भेजा था। क्या माता पिता से जुड़ी कोई खबर मिली है? इस गहरी जिज्ञासा के साथ अर्जुन कपूर ने कॉल उठाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसे बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। बॉस, बहुत बड़ा सुराग मिला है। अर्जुन कपूर तुरंत सतर्क हो गया और जल्दी से पूछा, क्या सुराग है? जल्दी बताओ। उसके माता पिता 1 साल से लापता थे और उनका कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था, जैसे वे दुनिया से गायब हो गए हों। अब तक अर्जुन कपूर के ट्रैकिंग विशेषज्ञ केवल कुछ वीडियो फुटेज जुटा पाए थे, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिली थी। बॉस, हमें आपके माता पिता का सटीक पता चला है। हालांकि यह जानकारी करीब 6 महीने पुरानी है। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, लेकिन इसने हमारी पिछली जांच की दिशा को सही साबित कर दिया है। सटीक पता? कहाँ? अर्जुन कपूर ने गंभीर स्वर में पूछा। बॉस, करीब 6 महीने पहले आपके माता पिता हैदराबाद के एक उच्च स्तरीय रिहायशी इलाके में एक वरिष्ठ प्रोफेसर से मिलने गए थे। वे वहां 1 घंटे से अधिक समय तक रुके और फिर वहां से चले गए। लेकिन वे वहां क्यों गए थे ये हमें नहीं पता। नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने जवाब दिया। ये वरिष्ठ प्रोफेसर चीन के कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर रह चुके हैं, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय और अन्य शीर्ष विश्वविद्यालय शामिल हैं। एक प्रोफेसर से मिलने गए थे, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। ये सुनकर वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। माता पिता एक प्रोफेसर से मिलने क्यों गए होंगे? हमारी जानकारी के अनुसार वह प्रोफेसर अब भी उसी सोसाइटी में रहते हैं। बॉस, क्या आप खुद जाकर जांच करना चाहेंगे या हमें भेजें? नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के एक सदस्य ने पूछा। बीप, अस्थायी मिशन घोषणा। स्वयं जाकर उस प्रोफेसर से मिलें और माता पिता के बारे में जानकारी हासिल करें। मिशन इनाम, जी एंटरटेनमेंट कंपनी के 12% शेयर। मिशन इनाम, 349 अनुभव अंक। अगर अर्जुन कपूर यह मिशन पूरा कर लेता है तो उसके पास जी एंटरटेनमेंट कंपनी के कुल 70% शेयर होंगे। अब सिर्फ अंतिम 30% बाकी होंगे और वह पूरी कंपनी का मालिक बन जाएगा। मैं खुद जाऊंगा, अर्जुन कपूर ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया। चाहे ये सिस्टम का मिशन हो या न हो, वह इस मामले की जांच खुद ही करता। इतने समय बाद माता पिता का कोई पक्का सुराग मिला था और वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे उस इलाके का लोकेशन भेजो, मैं तुरंत वहां पहुंचूंगा। जी बॉस, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के बॉडीगार्ड ने तुरंत सहमति दी। कॉल काटते ही अर्जुन कपूर को उस सोसाइटी का लोकेशन मिल गया। रिहायशी इलाके में प्रवेश की बाधा। अर्जुन कपूर नीचे गया, अपनी सीमित संस्करण सुपरकार में बैठा और सीधे वरिष्ठ प्रोफेसर के घर की ओर बढ़ गया। जब अर्जुन कपूर वहां पहुंचा तो नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के कई बॉडीगार्ड पहले से ही बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। अर्जुन कपूर ने कार पार्क की और अपनी टीम के साथ सोसाइटी के अंदर जाने लगा। रुक जाए, अर्जुन कपूर और उसके साथियों के अंदर जाने से पहले ही एक सुरक्षा गार्ड ने उन्हें रोक दिया। क्या आप हमारे रिहायशी इलाके के मालिक हैं? सुरक्षा गार्ड ने पूछा। नहीं, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। तो क्या आप किसी को जानते हैं जो यहाँ रहता है? अगर हाँ तो आप उन्हें बुला सकते हैं और वह आपको अंदर ले जा सकते हैं। नहीं, अर्जुन कपूर ने फिर सिर हिलाया। वह तो बस प्रोफेसर के बारे में जानता था, लेकिन उसने उन्हें कभी देखा भी नहीं था। अगर ऐसा है तो माफ कीजिए, आप अंदर नहीं जा सकते।
यह एक हाई एंड गेटेड कम्युनिटी है और बाहरी लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सुरक्षा गार्ड ने गर्व से कहा। यह कोई जानबूझकर किया गया रोक नहीं था, बल्कि इस हाई एंड रेसिडेंशियल एरिया के नियमों के अनुसार केवल मालिकों को ही अंदर आने जाने की आज़ादी थी। तो तुम्हारा मतलब है कि अगर मैं यहाँ का मालिक बन जाऊँ तो मैं अंदर आ सकता हूँ? अर्जुन कपूर ने पूछा। बिल्कुल, सुरक्षा गार्ड ने जवाब दिया। तो ठीक है, मैं यहाँ एक घर खरीद लेता हूँ। अर्जुन कपूर ने ये कहते हुए एक टेक्स्ट मैसेज भेज दिया। क्या? सुरक्षा गार्ड की आंखें फटी रह गईं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यहाँ की कीमत विला जैसी ही होती है और एक अपार्टमेंट कम से कम कई करोड़ों का आता है। 3, 2, 1। अर्जुन कपूर ने गिनती शुरू की। डिंग डोंग। जैसे ही एक खत्म हुआ, उसका फ़ोन बजा। मैंने यहाँ का एक घर खरीद लिया है, अब मैं इस सोसाइटी का मालिक हूँ। मुझे अंदर जाने की पूरी आज़ादी है। अर्जुन कपूर ने सुरक्षा गार्ड को देखते हुए कहा। क्या सच में? सर, आप मजाक तो नहीं कर रहे? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो आपने कहा था। सुरक्षा गार्ड को यकीन नहीं हुआ। आसपास खड़े अन्य सुरक्षा गार्ड और सोसाइटी के 2 निवासी भी हैरान थे। क्या यह आदमी सच में सिर्फ अंदर जाने के लिए करोड़ों खर्च कर सकता है? लेकिन इससे पहले कि कोई और कुछ कहता, अर्जुन कपूर का फ़ोन फिर बज उठा। नमस्कार मिस्टर अर्जुन, मैं ज़ियून मैंशन में आपकी 24 घंटे की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ। एक नर्म आवाज़ आए। मैं अंदर जाना चाहता हूँ, कृपया सुरक्षा गार्ड से बात करें। ठीक है मिस्टर अर्जुन, मैं देखती हूँ। अब यकीन आया। अर्जुन कपूर ने फ़ोन सुरक्षा गार्ड को थमा दिया। फ़ोन पर मैनेजर की बात सुनते ही सुरक्षा गार्ड स्तब्ध रह गया। आपने सच में यहाँ एक घर खरीद लिया? अब सुरक्षा गार्ड अर्जुन कपूर को पूरी श्रद्धा से देखने लगा। अब जा सकता हूँ? अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में पूछा। बिल्कुल, कृपया अंदर आइए। सुरक्षा गार्ड ने दरवाज़ा खोला और झुककर अर्जुन कपूर को अंदर आने दिया। रुकिए। लेकिन जैसे ही अर्जुन कपूर कुछ कदम अंदर बढ़ा, पीछे से एक घबराई हुई आवाज़ आई। अध्याय 407। अर्जुन कपूर ने सिर घुमाया और देखा कि एक मोटी चश्मे वाला करीब 30 साल का आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था। ये वही व्यक्ति था जो कुछ समय पहले बाहर खड़ा था और सोसाइटी में प्रवेश करने की प्रतीक्षा कर रहा था। अर्जुन कपूर ने उस पर एक नज़र डाली और देखा कि वह उसे नहीं जानता, इसलिए उसने अनदेखा करके आगे बढ़ने का इरादा किया। कृपया रुकिए, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से अर्जुन कपूर के पास आकर कहा। क्या बात है? अर्जुन कपूर ने अनायास ही पूछा। नमस्कार सर, मैं भी इस सोसाइटी का एक निवासी हूं और हम पड़ोसी माने जा सकते हैं। मेरे पास एक बहुत अच्छा निवेश प्रोजेक्ट है। क्या आप इसे समझने में रुचि रखते हैं? मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने उत्साहपूर्वक कहा। निवेश प्रोजेक्ट? कौन सा निवेश प्रोजेक्ट? अर्जुन कपूर को थोड़ी जिज्ञासा हुई। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च कर रहा हूं और मैंने स्मार्ट ड्राइविंग के लिए एक आई विकसित किया है। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से अर्जुन कपूर को बताया। उसे डर था कि अर्जुन कपूर यह समझ नहीं पाएगा, इसलिए उसने अत्यधिक तकनीकी शब्दों को आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ड्राइविंग। अर्जुन कपूर को थोड़ी दिलचस्पी हुई। आज के तेज़ी से बदलते तकनीकी युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्मार्ट ड्राइविंग भी एक उभरता हुआ उद्योग है जिसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। स्मार्ट ड्राइविंग का विकास लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन अगर इसे बड़े स्तर पर टेस्ट करना है और फिर बाजार में लाना है तो इसके लिए भारी निवेश की ज़रूरत होगी। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने समझाया। क्योंकि मैं ज़्यादातर समय लैब में ही रहा हूँ, मेरा नेटवर्क बहुत सीमित है और मैं ज़्यादा अमीर लोगों को नहीं जानता। इसके अलावा अगर इसे भविष्य में पूरी तरह से बाजार में उतारना है तो इसके लिए 11 अंकों का निवेश चाहिए होगा। 11 अंकों का निवेश, इसका मतलब था दसियों अरबों रुपए का निवेश। यह कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए कोई भी इसमें निवेश करने के लिए तैयार नहीं था। क्या आपको इसमें रुचि है सर? अगर आप चाहें तो हम कहीं बैठकर इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने फिर पूछा। उसे पूरा भरोसा था कि अर्जुन कपूर की वित्तीय स्थिति बेहद मजबूत थी, वरना अगर कोई आम व्यक्ति दसियों अरबों रुपए के निवेश की बात सुनता तो वह तुरंत डरकर भाग जाता। लेकिन अर्जुन कपूर पूरी तरह शांत था, जिससे साबित होता था कि वह असल में बहुत अमीर था। फिलहाल मेरे पास इससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम है, अगली बार बात करेंगे, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। इस समय उसके लिए सबसे ज़रूरी काम था प्रोफेसर से मिलना और अपने माता पिता की जानकारी हासिल करना, इसलिए उसके पास फिलहाल इस विषय पर चर्चा करने का समय नहीं था। ये कहकर अर्जुन कपूर आगे बढ़ गया। सर, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ, मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगा। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति एक और खड़ा होकर अर्जुन कपूर को गहरी नज़रों से देखने लगा। प्रोफेसर से मुलाकात। कुछ मिनट बाद अर्जुन कपूर अपने गंतव्य पर पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी ही देर में एक बुजुर्ग महिला, जिनके बाल पूरी तरह सफ़ेद थे और कपड़े साधारण थे, दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आईं।
नमस्कार, क्या प्रोफेसर लोकेश मेहता यहाँ हैं? अर्जुन कपूर ने विनम्रता से पूछा। हाँ, वह अंदर हैं, कृपया आइए। बुजुर्ग महिला ने ये जानने के बाद कि अर्जुन कपूर उनके पति से मिलने आया है, उसे अंदर आमंत्रित किया। अंदर जाते ही अर्जुन कपूर ने करीब 80 साल के एक वृद्ध व्यक्ति को देखा जो अच्छे स्वास्थ्य में लग रहे थे। इस समय प्रोफेसर लोकेश मेहता पढ़ने का चश्मा लगाए हुए कुछ अध्ययन कर रहे थे। लोकेश जी, ये नौजवान आपसे मिलने आया है, बुजुर्ग महिला ने अपने पति को पुकारा। ओह, प्रोफेसर लोकेश मेहता ने सिर उठाया और अर्जुन कपूर को देखा। युवक, आप कौन हैं? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि उन्होंने अर्जुन कपूर को पहले कभी देखा था। नमस्कार प्रोफेसर लोकेश, मेरा नाम अर्जुन कपूर है और मैं मुंबई से हूँ। अर्जुन कपूर ने आगे बढ़कर अपना परिचय दिया। अर्जुन कपूर, मुंबई से? प्रोफेसर लोकेश मेहता की आंखें गंभीर हो गईं। क्या तुम मुंबई के प्रसिद्ध कपूर परिवार से हो? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं पहले कपूर परिवार से था, लेकिन अब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। प्रोफेसर लोकेश कुछ जानते हैं? अर्जुन कपूर ने महसूस किया कि प्रोफेसर लोकेश मेहता के हाव भाव अचानक बदल गए। इससे वह और अधिक आश्वस्त हो गया कि प्रोफेसर लोकेश मेहता कुछ जानते थे। युवक, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों मिलने आए हो, लेकिन फिलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे आराम करने की जरूरत है, कृपया चले जाओ। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने स्पष्ट रूप से मिलने से इनकार कर दिया। प्रोफेसर लोकेश, क्या आप होप प्राइमरी स्कूल बनवाने की योजना बना रहे हैं? अर्जुन कपूर ने विषय बदल दिया। जब वह अंदर आया था तब उसने टेबल पर रखे एक दस्तावेज पर नजर डाली थी। वह एक सुदूर पहाड़ी क्षेत्र से लिखा गया एक पत्र था। ओह, एक विद्वान कुछ भी नहीं कर सकता। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने गहरी सांस ली और एक बेबस हंसी दी। अर्जुन कपूर ने बिना कुछ कहे 10 मिलियन रुपए का चेक निकाला और टेबल पर रख दिया। प्रोफेसर लोकेश, यह मेरी सच्ची इच्छा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब प्रोफेसर लोकेश मेहता अर्जुन कपूर को वो बातें बताने को तैयार थे जिनके बारे में वे पहले बात नहीं करना चाहते थे। अध्याय 408, तुम्हारा रिश्ता विजय कपूर से क्या है? प्रोफेसर लोकेश मेहता ने पूछा। करीब 6 महीने पहले विजय कपूर उनसे मिलने आए थे। विजय कपूर मेरे पिता हैं, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। क्या तुम विजय कपूर के बेटे हो? प्रोफेसर लोकेश मेहता बेहद हैरान रह गए। अरे, समय कितनी तेजी से बीत जाता है, देखते ही देखते 40 साल बीत गए, प्रोफेसर लोकेश मेहता ने भावुक होकर कहा। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन कपूर विजय कपूर का बेटा है तो उनके चेहरे पर एक सौम्यता और अपनापन आ गया। प्रोफेसर लोकेश, मेरे माता पिता 1 साल से लापता हैं, वे आपसे क्यों मिलने आए थे? अर्जुन कपूर ने सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा। कुछ देर सोचने के बाद प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उस समय की पूरी कहानी बताई। करीब 40 साल पहले मैं मुंबई विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर था। उस समय मैं तुम्हारे कपूर परिवार के वर्तमान मुखिया विजय कपूर के बड़े भाई रोहन कपूर के साथ घनिष्ठ मित्र था। बाद में जब मुझे उनकी असली सच्चाई का पता चला तो मैंने उनसे दूरी बना ली। उस समय मैं अक्सर कपूर परिवार जाया करता था। रोहन कपूर ने मुझसे तुम्हारे पिता और कुछ अन्य बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का अनुरोध किया था। उन सभी छात्रों में तुम्हारे पिता और मेरा रिश्ता सबसे अच्छा था। तो मेरे पिता 6 महीने पहले आपसे मिलने क्यों आए थे? उन्होंने आपसे क्या पूछा? अर्जुन कपूर ने फिर से पूछा। तुम्हारे पिता मुझसे अपने बचपन के बारे में पूछने आए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने छोटे दिनों की बहुत कम यादें हैं, इसलिए वे मुझसे कुछ जानकारी लेने आए थे। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उत्तर दिया। अपने बचपन के बारे में पूछना? अर्जुन कपूर को ये बात बहुत अजीब लगी। पिताजी क्या सिर्फ अपने बचपन की यादें जानने के लिए इतनी दूर हैदराबाद आए थे? जब मैं रोहन कपूर से पहली बार मिला तब तुम्हारे पिता 3 या 4 साल के थे। इससे पहले क्या हुआ था मैं नहीं जानता, प्रोफेसर लोकेश मेहता ने आगे बताया। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने अर्जुन कपूर को झकझोर दिया। अब जब तुम विजय कपूर के बेटे हो तो मैं ये बात नहीं छिपाऊंगा। तुम्हारे पिता को संदेह था कि उनका कपूर परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं है और वे रोहन कपूर के जैविक पुत्र नहीं हैं। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने थोड़ी झिझक के बाद कहा। क्या? अर्जुन कपूर अचानक खड़ा हो गया, उसके चेहरे पर अत्यधिक आश्चर्य था। ये वह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वह इस बात को गहराई से देखे तो ये पूरी तरह असंभव भी नहीं था। कपूर परिवार में वह और उसके पिता हमेशा सबसे निचले दर्जे पर थे। अगर उनका वास्तव में कपूर परिवार से कोई रक्त संबंध नहीं था तो ये समझ में आता था कि कपूर परिवार उन्हें हमेशा नज़रअंदाज क्यों करता था। लेकिन तुम्हारे पिता को पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने मुझे बताया कि मुंबई में किए गए डीएनए परीक्षण में ये साबित हुआ कि वे कपूर परिवार से संबंधित थे, लेकिन जब उन्होंने दूसरे राज्यों में परीक्षण कराया तो रिपोर्ट में कहा गया कि उनका कोई रक्त संबंध नहीं है। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने कुछ भी नहीं छिपाया और सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया। ये कैसे संभव है? अर्जुन कपूर पूरी तरह स्तब्ध रह गया।
कैसे एक ही व्यक्ति की डीएनए रिपोर्ट अलग अलग परिणाम दिखा सकती है। इसीलिए तुम्हारे पिता पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे, इसलिए वे मेरे पास आए और अपने बचपन के बारे में पूछताछ करने लगे ताकि कोई सुराग मिल सके। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने समझाया, लेकिन मुझे खुद कुछ भी पता नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे पिता के सवालों का जवाब नहीं दे सका। क्या आपको पता है कि मेरे माता पिता इसके बाद कहाँ गए? अर्जुन कपूर ने अगला सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा। कहाँ गए? प्रोफेसर लोकेश मेहता थोड़ी देर सोचने लगे। मुझे याद आया, तुम्हारे पिता ने जाने से पहले कहा था कि वे चेन्नई जा रहे हैं ताकि उस नौकरानी को ढूंढ सके जिसने तुम्हारे पिता की परवरिश की थी। प्रोफेसर लोकेश मेहता ने उत्तर दिया। नौकरानी से मिलने? अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन यह आखिरकार एक ठोस सुराग था। तो मेरे माता पिता चेन्नई गए थे। अब अर्जुन कपूर को अपने माता पिता की लोकेशन का कुछ अंदाज़ा लग गया था, लेकिन उसके सामने एक और बड़ा सवाल था। अगर वे चेन्नई गए थे तो इतने समय से उन्होंने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? उन्होंने मुझे देखने की भी कोशिश क्यों नहीं की? अब पूरा मामला फिर से गहरी उलझन में पड़ गया था। बस इतना ही मुझे पता है, प्रोफेसर लोकेश मेहता ने कहा। अब जब अर्जुन कपूर को अपनी ज़रूरी जानकारी मिल गई थी तो वह उठकर चलने लगा। प्रोफेसर लोकेश मेहता भी उठे और अर्जुन कपूर को अपने योगदान के लिए धन्यवाद दिया। अगला कदम चेन्नई जाना। जैसे ही अर्जुन कपूर बाहर आया, उसने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के जासूसों को तुरंत चेन्नई जाकर जांच करने का आदेश दिया। बाद में मैं अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप से भी लोगों को भेजूंगा। जी बॉस, हम तुरंत निकल रहे हैं। इसके बाद अर्जुन कपूर ने अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया और चेन्नई भेजने के लिए कुछ ट्रैकिंग विशेषज्ञों की व्यवस्था करने को कहा। अगला कॉल ईशा पटेल को। क्या हो सकता है कि अंकल और आंटी चेन्नई में हों? ईशा पटेल भी ये सुनकर चौंक गई। चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए। फ़ोन काटने के बाद अर्जुन कपूर ने फैसला किया, जैसे ही मैं रेड्डी परिवार का मामला निपटा लूं, मैं भी चेन्नई जाऊंगा। लेकिन तभी सोसाइटी के बाहर वह चश्मे वाला व्यक्ति फिर से अर्जुन कपूर के सामने आ गया। अध्याय 409। सर, मैंने पास के चाय घर में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। चलिए वहां बैठकर कुछ चर्चा कर लेते हैं, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने फिर से कहा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। इसके बाद दोनों पास के चाय घर के एक प्राइवेट रूम में चले गए। सर, ये वे दस्तावेज हैं जो मैं अभी घर से लाया हूँ, कृपया इन्हें देखें। इतना कहकर मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने अपने साथ लाए दस्तावेज अर्जुन कपूर को सौंप दिए। अर्जुन कपूर ने दस्तावेज उठाए और ध्यान से देखने लगा, लेकिन जल्द ही अर्जुन कपूर को यह महसूस हुआ कि ये जानकारी अत्यधिक तकनीकी थी। वह कभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई का अध्ययन नहीं कर चुका था, इसलिए वह इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। हालांकि अर्जुन कपूर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी दिलचस्पी थी। इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और यह एक बड़ा अवसर हो सकता है। लेकिन अर्जुन कपूर को इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए एक विशेषज्ञ की जरूरत थी। इसके अलावा रेड्डी परिवार को नष्ट करने के लिए उसने एक चाल चली थी, इसलिए इस समय वह निवेश जैसे मामलों को लेकर बेहद सतर्क था। तुमसे पहली बार मिल रहा हूं, इसलिए मैं तुरंत कोई फैसला नहीं लूंगा, अर्जुन कपूर ने सोचा। भविष्य में वह इस मामले की गहराई से जांच कराएगा। फिलहाल वह केवल इस उद्योग के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। अर्जुन कपूर ने दस्तावेजों को एक सरसरी निगाह से देखा और फिर टेबल पर रख दिया। तुम्हारे पास ज़्यादा डेटा नहीं है, अर्जुन कपूर ने कहा। सर, हम फिलहाल सिर्फ एक स्टूडियो चला रहे हैं, इसलिए हमारे पास सीमित डेटा है। अगर हमें बड़ा निवेश मिल जाता है तो हम और अधिक विस्तृत डेटा एकत्र कर सकते हैं, मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने जल्दी से समझाया। और शुरुआती निवेश केवल कुछ 100 मिलियन, अधिकतम 1 बिलियन रुपए तक होगा। ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है। शुरुआत में केवल 1 बिलियन, वास्तव में ज़्यादा नहीं, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सर, तकनीक बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने जा रहा है। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बेहद तेज़ी से आगे बढ़ रही है। नए कार ब्रांड उभर रहे हैं। इससे पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन अगर हम अभी कार निर्माण में निवेश करते हैं तो बहुत देर हो जाएगी। लेकिन एआई ड्राइविंग का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। हालांकि कुछ कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, लेकिन वे अभी भी छोटे स्तर पर हैं। अगर हमें पर्याप्त वित्तीय समर्थन मिले और हम सही प्रतिभाओं को जोड़ सकें तो हम पूरी तरह से एआई ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और एक ऐसी कार बना सकते हैं जो बिना ड्राइवर के केवल आई से चले। अगर हम ये कर पाए तो ये दुनिया को बदल देने वाला आविष्कार होगा। दुनिया को बदलने वाले हर आविष्कार ने अरबों खरबों का कारोबार बनाया है। चाहे वह कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या ऑटोमोबाइल, हर बड़े बदलाव ने नए उद्योगपति और दिग्गज कंपनियों को जन्म दिया है। अगर हम इसमें सफल हुए तो हम सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नंबर 1 कंपनी बन सकते हैं।
तब हमारी कंपनी की बाजार कीमत सिर्फ अरबों रुपए नहीं होगी, बल्कि खरबों या उससे भी अधिक हो सकती है। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति बेहद उत्साहित हो गया। वह इतने जोश में बोल रहा था कि ऐसा लग रहा था मानो वह कोई बड़ा व्याख्यान दे रहा हो। इसे एक मोटिवेशनल स्पीच बना दिया इसने। अर्जुन कपूर ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। हालांकि जो तुम कह रहे हो वह अति आशावादी लग रहा है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। बेशक यह आसान नहीं होगा, लेकिन कुछ भी आसान नहीं होता। मोटी चश्मे वाला व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो गया। सर, कृपया मुझ पर विश्वास करें। उस व्यक्ति ने अर्जुन कपूर का हाथ पकड़ लिया और बेहद ईमानदारी से उसे समझाने लगा। इस पर बाद में विचार करेंगे, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। अब किसी भी हालत में वह तुरंत कोई निवेश करने वाला नहीं था। कोई बात नहीं, निवेश कोई छोटा फैसला नहीं होता। सर, आप इन दस्तावेजों को घर ले जाकर अच्छे से देख लें, फिर मुझसे संपर्क करें। मोटी चश्मे वाले व्यक्ति ने कहा। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति में सिर हिलाया। उसने दस्तावेज उठाए, खड़ा हुआ और वहां से चला गया। अर्जुन कपूर की जांच। अर्जुन कपूर ने तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञों से संपर्क किया और उन दस्तावेजों को जांचने के लिए भेज दिया। विशेषज्ञों ने वादा किया कि वे अगले दिन तक रिपोर्ट देंगे। इसके साथ ही अर्जुन कपूर ने अपनी टीम को आदेश दिया कि वे उस चश्मे वाले व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करें। देर रात की गुप्त मीटिंग। रात के समय मोटी चश्मे वाला व्यक्ति अपने घर पर सोने की तैयारी कर रहा था। अचानक दरवाजे पर तेजी से दस्तक हुई। कौन हो तुम? तारांकन उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो सामने एक 40-50 साल का मध्यवयस्क व्यक्ति खड़ा था। तुम्हारा नाम नवीन रेड्डी है। क्या आज दोपहर तुमने इस आदमी से मुलाकात की थी? उस आदमी ने एक तस्वीर निकाली। वह तस्वीर अर्जुन कपूर की थी। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? नवीन रेड्डी आश्चर्यचकित था। मेरे पास एक बहुत लाभदायक योजना है, मैं तुमसे इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, मध्यवयस्क व्यक्ति ने कहा। नवीन रेड्डी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति ने अगला वाक्य कहा, नवीन रेड्डी की आंखें चमक उठीं। अगर यह योजना सफल हुई तो तुम सीधे 3 अरब रुपए कमा सकते हो। 3 अरब रुपए? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नवीन रेड्डी को विश्वास नहीं हुआ। मैं मजाक नहीं करता, उस व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा। फिर उसने एक बैंक कार्ड निकाला। इसमें 3 अरब रुपए हैं। अंदर आइए, आइए। अब नवीन रेड्डी बेहद उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से उस व्यक्ति को अंदर बुलाया। आज दोपहर तुम्हारी उस आदमी से क्या बातचीत हुई थी? मध्यवयस्क व्यक्ति ने पूछा। नवीन रेड्डी हिचकिचाया। ये देखते ही मध्यवयस्क व्यक्ति ने बिना किसी झिझक के 3 अरब रुपए वाला बैंक कार्ड कॉफी टेबल पर रख दिया। बैंक कार्ड को देखकर नवीन रेड्डी गंभीर रूप से घबरा गया। 3 अरब रुपए, यह कोई छोटी रकम नहीं है। उसका गला सूखने लगा। उसने कठिनाई से निगलते हुए बैंक कार्ड को देखा। आज दोपहर मेरी उस आदमी से क्या बातचीत हुई थी? नवीन रेड्डी ने सब कुछ बता दिया। उसने अपने एआई ड्राइविंग प्रोजेक्ट के बारे में भी पूरी जानकारी दे दी, बिना किसी झूठ या छुपाव के। बहुत अच्छा, मध्यवयस्क व्यक्ति ने हल्की मुस्कान दी। तो क्या तुम वाकई 3 अरब रुपए कमाना चाहते हो? उसने सीधा सवाल किया। हाँ, बिल्कुल, नवीन रेड्डी ने बिना सोचे समझे सिर हिलाया। 3 अरब रुपए, यह इतनी बड़ी रकम थी कि वह इसे मना करने की सोच भी नहीं सकता था। तो फिर सच बताओ, तुम्हारा प्रोजेक्ट असली है या नकली? मध्यवयस्क व्यक्ति ने एक ठंडी, पैनी नज़र से पूछा। नवीन रेड्डी का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसके माथे पर पसीना छलक आया। अब क्या करूं? सच बताऊं या नहीं? अगर उसने झूठ बोला तो शायद उसे 3 अरब रुपए मिल सकते थे, लेकिन अगर उसने सच कहा तो यह आदमी कौन जानता है क्या करेगा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब ये देखना बाकी था कि नवीन रेड्डी लालच के आगे झुकेगा या अपने प्रोजेक्ट की सच्चाई पर डटा रहेगा। अध्याय 410। बिल्कुल सही है, लेकिन इसकी सफलता की दर? नवीन रेड्डी ने उत्तर दिया। जो कुछ उसने अर्जुन कपूर से दोपहर में कहा था वह पूरी तरह सच था, और जो दस्तावेज उसने अर्जुन कपूर को दिए थे वे भी असली थे। लेकिन उसने अर्जुन कपूर को हर चीज़ नहीं बताई थी। अगर सब कुछ सही ढंग से चला तो भविष्य में उनका स्टार्टअप दुनिया की सबसे बड़ी आई कंपनियों में से एक बन सकता था। लेकिन अगर यह असफल हो गया तो अर्जुन कपूर का पूरा निवेश बर्बाद हो जाएगा। हमारे स्टूडियो का एआई ड्राइविंग प्रोजेक्ट केवल आधा ही विकसित हुआ है। आगे की रिसर्च बेहद कठिन है और इसकी सफलता की संभावना 1% भी नहीं, बल्कि 0.1% से भी कम है। नवीन रेड्डी एक ऐसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रह सकता था जहां एक घर की कीमत करोड़ों में थी। तो उसने खुद इसमें निवेश क्यों नहीं किया? अगर यह इतना अच्छा था तो उसने अपनी खुद की संपत्ति इसमें क्यों नहीं लगाई? क्योंकि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। अगर निवेश सफल होता तो सब कुछ शानदार होता, लेकिन अगर यह असफल हुआ तो अर्जुन कपूर का पूरा पैसा डूब जाता। नवीन रेड्डी यह जोखिम खुद नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि यह जोखिम किसी और पर डाल दिया जाए। इसलिए उसने अर्जुन कपूर को निवेश के लिए तैयार करने की योजना बनाई।
अगर निवेश सफल होता तो लाभ 50-50 में बढ़ता, लेकिन अगर यह असफल होता तो पूरा नुकसान अर्जुन कपूर को सहना पड़ता और नवीन रेड्डी का पैसा सुरक्षित रहता। 3 अरब रुपए का प्रस्ताव। लेकिन अब मध्यवयस्क व्यक्ति ने उसे 3 अरब रुपए का प्रस्ताव दिया था। सिर्फ 0.1% सफलता की संभावना, यही तो और भी अच्छा है। मध्यवयस्क व्यक्ति ने कहा, मुझे चाहिए कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल हो जाए। तुम्हें बस इतना करना है कि अर्जुन कपूर से 20-30 अरब रुपए निवेश करवा लो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ये 3 अरब रुपए तुम्हारे होंगे बिना एक पैसा खर्च किए। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। नवीन रेड्डी ने सिर हिलाया। कुछ अरब रुपए तक तो निवेश करवाया जा सकता है, लेकिन 20-30 अरब रुपए, यह असंभव है। चिंता मत करो, तुम्हें अकेले यह नहीं करना पड़ेगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम एक बहुत बड़ी ताकत से जुड़े हैं। हमारी शक्ति भयावह है, मध्यवयस्क व्यक्ति ने समझाया। अब नवीन रेड्डी के पास 2 रास्ते थे। वह खुद निवेश करे और 0.1% सफलता की उम्मीद करे, या फिर 3 अरब रुपए तुरंत ले और हमेशा के लिए आर्थिक रूप से सुरक्षित हो जाए। कुछ क्षणों तक सोचने के बाद नवीन रेड्डी ने बिना किसी हिचकिचाहट के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब सुनो। मध्यवयस्क व्यक्ति ने आगे की योजना समझानी शुरू की। नवीन रेड्डी ने हर बात ध्यान से सुनी और याद कर ली। इसके बाद दोनों ने आपस में संपर्क जानकारी साझा की। योजना शुरू हो चुकी है। आधे घंटे बाद मध्यवयस्क व्यक्ति नवीन रेड्डी के घर से निकल गया। अब अगला कदम। जैसे ही वह बाहर आया, उसने एक रहस्यमयी फ़ोन कॉल किया। कैसा चल रहा है? फ़ोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ आई। योजना पूरी तरह तय हो चुकी है, मध्यवयस्क व्यक्ति ने जवाब दिया। यह कोई और नहीं बल्कि रेड्डी परिवार के मुखिया महेंद्र रेड्डी थे। दोपहर में जब उन्होंने सुना कि अर्जुन कपूर ने उनके बेटे को फंसाकर 20 अरब रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की तो वे आग बबूला हो गए। अब तक महेंद्र रेड्डी अपने स्वास्थ्य के कारण इस मामले में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उनका धैर्य जवाब दे चुका था। ये लड़का मेरे परिवार से खेल खेल रहा है। अब मैं उसे 10 गुना नहीं 100 गुना अधिक कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। महेंद्र रेड्डी अब अर्जुन कपूर को सबक सिखाने के लिए तैयार थे। अगर ये लड़का पैसा कमाने में इतना अच्छा है तो देखते हैं कि क्या वह इसे गंवाने में भी उतना ही अच्छा है। क्या नवीन रेड्डी अर्जुन कपूर को धोखा देने में सफल होगा, या अर्जुन कपूर पहले ही इस साजिश को भांप लेगा? एक बड़ी साजिश अर्जुन कपूर के खिलाफ बिछाई जा चुकी थी। अगली सुबह अर्जुन कपूर को आई विशेषज्ञों से रिपोर्ट मिली। ये दस्तावेज सही हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च बहुत कठिन है। सफलता की संभावना बेहद कम है। हमें यकीन नहीं है कि यह प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा। समझ गया, अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। यह निवेश बहुत जोखिम भरा है। अगर यह असफल हो गया तो पूरा पैसा डूब जाएगा। अगर सफल हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन मैं इस लालच में नहीं फंसूंगा। अर्जुन कपूर अभी भी पूरी तरह शांत था। वह जल्दबाजी में कोई निवेश करने के मूड में नहीं था। बीप सिस्टम अलर्ट। 80 दिन पूरे होने के बाद एक उन्नत निवेश कार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्नत निवेश कार्ड। अर्जुन कपूर ने कार्ड की जानकारी देखी। ये कार्ड निवेश की विस्तृत जांच कर सकता है, सफलता की दर का विश्लेषण कर सकता है और सबसे अच्छा निवेश निर्णय लेने में मदद कर सकता है। वाह, ये तो परफेक्ट टाइमिंग है। अब अर्जुन कपूर के पास ये जानने का एक तरीका था कि नवीन रेड्डी झूठ बोल रहा है या नहीं। अब खेल और दिलचस्प होने वाला है।